नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे राज्य रत्न ग्लोबल वायर लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी का फुल विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी का क्लाइंट कौन है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, इंडिया में इनका बिजनेस कितना है, इंडिया के बाहर इनका बिजनेस कैसा है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ये सारे इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन हिट कर ले, ताकि जब भी हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे हम राज्य रत्न ग्लोबल वायर लिमिटेड के बारे में। देखिए दोस्तों, राज्य रत्न ग्लोबल वायर की स्थापना जो है 1989 ईस्वी में हुई थी और ये कंपनी बीड वायर और हाई कार्बन स्टील वायर का प्रोडक्शन करती है, जिसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में होता है। देखिए बीड वायर क्या है, तो बीड वायर का उपयोग जो है टायर के कंस्ट्रक्शन में होता है। जैसे ये टायर आप देख रहे हैं तो टायर के नीचे जो इसका सेकेंड लेयर होता है, एक वायर्स का एक लेयर पूरा डाला जाता है और इस लेयर का काम होता है कि जब ड्राइविंग करते हैं तो जो वाइब्रेशन होता है उस वाइब्रेशन को ये रोकता है और टायर को सेफ्टी, मजबूती भी देता है, सेफ्टी भी देता है और ड्यूरेबिलिटी भी देता है टायर को। तो ये इसका काम होता है बेड वायर का। और जो सेकंड प्रोडक्ट है इसका है हाई कार्बन स्टील वायर। इसका काम होता है ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में होता है। इसको ब्लैंक वायर भी कहते हैं। जी, ब्लैंक वायर भी इसको कहते हैं। तो ये दो चीज है जिसका ये प्रोडक्शन करती है। अब देखिए इस कंपनी का जो मार्केट पोजीशन है, मार्केट पोजीशन की हम बात करते हैं तो देखिए बेड निर्माण, ये जो बेड वायर है इसके प्रोडक्शन में ये इंडिया ही नहीं एशिया की नंबर 1 कंपनी है। और इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो थाईलैंड में है और इस कंपनी का नाम है राज्य रत्न थाईलैंड। तो ये इसका थाईलैंड में जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका मतलब 25% मार्केट शेयर है थाईलैंड में इस कंपनी का। अब क्लाइंट की बात करें तो देखिए इंडिया में, इंडिया ही नहीं इंडिया के बाहर भी जितने ये टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, आप देख सकते हैं कि एटीजी, अपोलो, बिरला टायर, बीकेटी टायर, जो कि टायर सेगमेंट की नंबर 1 कंपनी है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की जो टायर है, उसके बाद ब्रिग स्टोन है, कैम्सको है, कैम्समिना, सीएट, कॉन्टिनेंटल, डिपेस्टोन, ड्यूरो, जीआरआई, गुडियर, आर्टेक्स, हीरो, आईआरसी, जेके टायर, मेट्रो, एमआरएफ, रबर, ओटानी, नेक्सन टायर, ये देख सकते हैं, सुमितोमो टायर, टीवीएस टायर, ये सब मतलब ये इसके क्लाइंट हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके क्लाइंट में ऑलमोस्ट टायर मैन्युफैक्चरिंग की सारी कंपनियां आती हैं और जो भी इनके कस्टमर हैं वो एक बार इस कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं तो इतनी जल्दी ये कंपनी को छोड़ते नहीं। इसके जितने भी क्लाइंट हैं ऑलमोस्ट 5 साल से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ करते हैं और कंपनी के साथ लंबे समय तक बने रहते हैं। अब देखिए इंडिया के बाहर इनका जो है यूएसए, कजाक रिपब्लिक जिसको चेक गणराज्य भी बोलते हैं, साउथ कोरिया, मतलब इन कंट्रीज में ये अपना बिजनेस करती है। इंडिया में हम इनके क्लाइंट की बात करें तो देखिए अपोलो टायर, एटीजी, बिरला टायर, सीएट, एमआरएफ, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये सब इंडियन इनके कस्टमर हैं। और थाईलैंड की बात करें तो देखिए ये जो ब्रिग स्टोन है ये थाईलैंड में इनका क्लाइंट है। उसके बाद सेंचुरी है, उसके बाद सेंचुरी टायर के बाद डेस्टॉन है, ये कंपनी, ये भी थाईलैंड में ही इस कंपनी की क्लाइंट है। और इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो टोयो टायर है, टोयो टायर के साथ है नैनकंग टायर है और ट्रेलबर्ग टायर भी है।
तो ये जो है ये इंटरनेशनल क्लाइंट हैं इनके। तो ये कंपनी के इतने क्लाइंट हैं। अब जो कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी की हम बात करें तो देखिए माफ कीजिएगा, कंपनी का टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1,12,000 टन पर एनम है, जिसमें इनका इंडिया का भी प्रोडक्शन कैपेसिटी और थाईलैंड का दोनों का मिलाकर है। इंडिया में इनका पीथमपुर में एक प्लांट है जहां पे 72,000 टन पर एनम प्रोडक्शन होता है। और जो रत्चबुरी थाईलैंड में एक जगह है जहां पर इनका प्लांट है और 40,000 टन पर एनम इनका वहां पे प्रोडक्शन होता है। तो ये दो जगह इनके प्लांट से इनका कुल 100% प्रोडक्शन होता है। और जो ये बिजनेस की बात करें तो इंडिया से इसका 66% रेवेन्यू आता है इस कंपनी को, और थाईलैंड से 34%। थाईलैंड नहीं, रेस्ट ऑफ इंडिया पूरे हम बोल सकते हैं 34% इनका बिजनेस होता है। अब थाईलैंड में जो इनकी कंपनी है जिनका प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी हमने आपको बताया था 40,000 टन पर एनम है, तो थाई गवर्नमेंट ने इनको एक स्पेशल डिस्काउंट दिया है कि 22,000 टन पर एनम से ज्यादा जितना भी ये प्रोडक्शन करते हैं, ये जिसकी बात कर रहे हैं हम, ये बेड वायर का, तो उस पे ये टैक्स एग्जम्पशन इनको मिला हुआ है। और ये टैक्स एग्जम्पशन 8 साल के लिए मिला है जो 2025 तक खत्म हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी को ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए थाई गवर्नमेंट भी प्रोत्साहित कर रही है। अब राजरत्न ग्लोबल वायर का जो मेन प्रोडक्ट है ये है बिड वायर। ये जो बिड वायर है ये इसी का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है। जो हाई कार्बन स्टील वायर है इसका बहुत कम प्रोडक्शन करती है, मेन है ये। और कंपनी इसी के प्रोडक्शन में अपना फोकस कर रही है क्योंकि ये एशिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है इस बिड वायर का। और इसी में ये एशिया के साथ साथ अब इनका व्यू है कि ये एशिया से भी बाहर निकलकर नंबर 1 कंपनी बने। तो ये इस कंपनी का हिस्ट्री था। और इसके साथ कंपनी के कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। तो देखिए राजरत्न ग्लोबल वायर का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,375 करोड़ रुपए का है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 665 रुपए का है और फेस वैल्यू 2 रुपए का है। कंपनी का जो 52 वीक का जो शेयर का लो है वो 185 रुपए का है और हाई 802 रुपए का है। कंपनी के जो हम सेल्स की बात करें तो देखिए 2011 में कंपनी का सेल्स 220 करोड़ रुपए का था, जो अभी बढ़ता हुआ 2022 में 893 करोड़ रुपए का पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2011 में कंपनी का जहां नेट प्रॉफिट 7 करोड़ रुपया था केवल, जो अभी बढ़कर 124 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ईपीएस 1 रुपया 34 पैसा होता था 2011 में, जो अब बढ़कर 24 रुपया 49 पैसा अर्थात 24.5 रुपया के लगभग पहुंच चुका है। तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है कंपनी में। और कंपनी के इन्वेस्टर्स की बात करें तो देखिए प्रोमोटर्स 2019 में 63.50% स्टेक ऑन करते थे इस कंपनी का, और इन्होंने अपना स्टेक धीरे धीरे बढ़ाया है इस कंपनी में और अभी प्रेजेंटली 65% ऑन करते हैं। एफआईआईज की इसमें कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं है, डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। 7.85 2019 में जो था अभी ये बढ़कर 8.06% हो गया। और पब्लिक की 28.65% हिस्सेदारी थी 2019 में, जो घटकर अब 26.93% रह गई है। तो कहने का मतलब इसमें प्रोमोटर्स के साथ साथ डीआईआईज की हिस्सेदारी है और पब्लिक की हिस्सेदारी है, एफआईआईज की कोई हिस्सेदारी नहीं है। और डीआईआईज भी इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। जैसे डीआईआईज और प्रोमोटर्स जैसे ही ये पब्लिक कंपनी के शेयर बेचती है, डीआईआईज और प्रोमोटर्स ये दोनों मिलके तुरंत उन शेयर को खरीद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको कंपनी के बारे में ज्यादा अच्छे से पता है, तो ये कंपनी के शेयर को तुरंत मार्केट से उठा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये
इन चीजों से अच्छी तरह वाकिफ है कि कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं और ये भविष्य में ये कंपनी कितनी ग्रो करेगी उसको ध्यान में रखते हुए ये लोग कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं। क्योंकि कंपनी देखिए, किसी भी कंपनी के बारे में उनके प्रोमोटर से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता है। तो ये चीज है, प्रोमोटर्स भी स्टेक बढ़ा रहे हैं, इसकी मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ बात है, तभी ये अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। अब इस चीज का, अब कंपनी का शेयर प्राइस की हम बात कर ले तो देखिए, लास्ट ट्रेडिंग डे को कंपनी का शेयर 5% के सर्किट पर चढ़कर बंद हुआ है। 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में देखिए कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 6.5% चढ़ा है। 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में ये जिस प्राइस पर था उसी प्राइस के लगभग में है, आधे परसेंट का अप दिख रहा है। 6 महीने में बात करें तो लगभग 54% शेयर का कीमत चढ़ चुका है 6 महीने में। 1 साल की बात करें तो 245% का ह्यूज रिटर्न कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। 1 साल में ही 2.5 गुना कर दिया कंपनी के ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 1683% का फायदा दिया है। लगा लीजिए कि लगभग 17 गुना पैसा कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का कर दिया केवल 5 साल में। और मैक्सिमम में भी ये यही आंकड़ा दिखाएगा, क्योंकि आप कंपनी की लिस्टिंग इतनी पुरानी नहीं है। कंपनी 2019 में ही ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है। कंपनी के टेक्निकल चार्ट की हम बात करें तो देखिए, ये कंपनी का जो हम चार्ट देख रहे हैं, इसमें ये जब भी गिरावट में होता है इस कंपनी में तो 25 से 28% के बीच में ये गिरावट होता है। ये देखिए, यहाँ पर भी हमने ये देखा है, ये देखिए 28% यहाँ गिरावट दिखाया है कंपनी ने। उसके बाद फिर यहाँ पर भी ये देखिए, कंपनी ने 2022 में मार्च में अपनी ये गिरावट दिखाई थी, यहाँ भी 25-26% ही रहा है। और ये अभी करंट की हम बात करें तो देखिए, करंट में भी कंपनी अपने हाई से लगभग यहाँ पर भी 25-26% गिरावट में आई थी, और अभी ये वापस ऊपर जाने लगी है और लगभग 19% के लगभग पे अभी भी ये कंपनी डाउन है 19% पे। तो 25% गिरावट दिखा के अब इसके जो चार्ट बन रहे हैं वो अप ट्रेंड का इशारा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कंपनी के जो चार्ट हैं वो अप ट्रेंड के लिए तैयार हो रहे हैं, और यही चीज हमें MACD पर भी जो MACD के इंडिकेटर्स हैं वो भी हमें ये बता रहे हैं कि जो गिरावट है वो अब सीमित हो गई है और ये अप ट्रेंड की तरफ जाने की अपनी तैयारी कर रहा है। और यही स्टॉकेस्टिक RSI भी यही चीज हमें दिखा रहा है। तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। और ये जो बेड वायर है, इसके प्रोडक्शन में ये इंडिया के ही नहीं एशिया में नंबर 1 कंपनी है, तो बहुत अच्छी कंपनी है। और अभी ये बहुत छोटी कंपनी है। ये देख सकते हैं कि इसका जो अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,375 करोड़ रुपए का है मात्र। तो बहुत छोटी कंपनी है। आप इसमें अभी भविष्य में 8-10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करके अगर छोड़ देते हैं तो ये आपके पैसे को मल्टीपल कर सकती है, कई गुना ये रिटर्न देने में सक्षम है ये कंपनी। तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में अपना प्लान कर लीजिए, और जब भी आपको थोड़े थोड़े क्वांटिटी में इस कंपनी को बाई करते जाइए। जैसे जैसे ये कंपनी बड़ी होती जाएगी थोड़ा थोड़ा अपनी क्वांटिटी बढ़ाते जाइए, और एक समय के बाद ये कंपनी आपको इतना अच्छा रिटर्न देगी, आप बिलीव नहीं कर सकते। बहुत अच्छी कंपनी है। MRF और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसे सेक्टर की, टायर सेक्टर की नंबर 1 नंबर 2 कंपनी भी इसके क्लाइंट है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी कंपनी है। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में आप विचार कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।